लॉगरिदम या फिर लॉग फंक्शंस ये होते क्या हैं? देखो हमारे पास लॉग फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें नीचे वाला एक छोटा सा जो होता है उसको हम बोलते हैं वो है बेस। लेकिन इसका मतलब है क्या? अगर मुझे बोला जाए कि बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, बी की मैंने पावर चढ़ा दी वाई, तो उसको हमको मिलता है एक्स। इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि इस बेस यानी इस बेस बी की क्या पावर चढ़ा दूं कि वो एक्स बन जाएगा, तो आंसर आता है वाई। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। हमारे पास मान लो है लॉग बेस टू 8, इसका आंसर क्या आएगा? बेस की क्या पावर चढ़ा दूं कि वो हमें 8 दे दे। तो हमें पता है कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, यानी यहां हमारा आंसर जाएगा 3। 2 की पावर 3 चढ़ा दूंगा तो मुझे ये वैल्यू 8 मिल जाएगी। बस यही है लॉग फंक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल लॉग बेस 10 100, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 का क्या पावर चढ़ा दूं कि मुझे वैल्यू मिल जाए 100, तो वो आंसर आता है 2। लॉग 5, यहां पर बेस है 5 125, 5 की कितनी पावर चढ़ाई जाए कि आंसर 125 आ जाए? तो आंसर आता है हमारा 3, क्योंकि 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। अच्छा, एक और बताओ मुझे, लॉग 3 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की कितनी पावर चढ़ा दी जाए कि वैल्यू 1 आ जाएगी? इसका आंसर होता है 0, क्योंकि 3 की पावर 0 होता है 1, और 3 की क्यों 4 की पावर 0 कर दोगे तो भी 1 आता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख दो, आप 4.5 रख दो, यहाँ पे अगर 1 है तो आंसर आने वाला है हमारा 0। बहुत ही सिंपल था। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन किया जाए। लॉग ऑफ, देखते हैं किसको किसको याद है, लॉग बेस टू 1.414, इसकी वैल्यू क्या होगी? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये 1.414 बहुत ही जानी पहचानी सी वैल्यू लग रही है। ये है एक्चुअली log 2 √2, है ना, 1.414। या मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 2 2 की पावर 1/2। तो 2 की यानी कि ये जो बेस है उसकी क्या पावर चढ़ा दूं कि उसकी वैल्यू आ जाए ये, यानी 2 की पावर 1/2। एक्चुअली इसका आंसर हो जाता है हाफ, या फिर 0.5 भी आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लॉग में हमारे पास कभी तो हम लिखते हैं लॉग, कभी हम लिख देते हैं ln। तो दोनों में अंतर क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास दो तरीके से लॉग जनरली लिखा होता है। जिस वक्त कोई भी बेस मेंशन नहीं है और लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम अज्यूम क्या करते हैं कि इसका मतलब है यहाँ पर बेस रहा होगा 10। ये है लॉग बेस 10 100, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर क्या चढ़ाई जाएगी 100 बन जाए? आंसर आता है 2। यहाँ पर अगर ln लिखा है इसका मतलब है लॉग नेचुरल, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। ऐसा क्यों बोला जाता है उस पर भी हम कभी आएंगे बाद में, लेकिन इसको हम बोलते हैं लॉग बेस है यहाँ पर e 10, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln e 10। लेकिन अगर आपने ln लिख दिया है तो इसका मतलब पक्का है कि हमारी बेस की वैल्यू तो e ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? अब ये e की कितनी पावर चढ़ा दूं कि 10 आ जाए? यहाँ पर ये e क्या है? e है हमारा ऑयलर्स नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2.72। e इज इक्वल टू ऑयलर्स नंबर, इसको यूलर मत बोलना, ऑयलर है, जिसकी वैल्यू होती है 2.72 अप्रॉक्सीमेटली। अब 2.72 की क्या पावर चढ़ाई जाए, ई की क्या पावर चढ़ाया जाए कि वो 10 बन जाए? देखो इसका स्क्वायर कर दोगे आप, 2.7 3 से तो छोटा है, तो 3 इंटू 3 भी हमारे पास 9 होता है, तो 2 से तो ज़्यादा ही वैल्यू आने वाली है। और इसका जो एक्चुअली आंसर होता है वो होता है 2.303। ये लॉग टेबल से देख करके पता चलता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसको हम क्या बोलेंगे? ln 10 इज इक्वल टू 2.303। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए वो भी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज लॉग में होती हैं वो देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है लॉग ऑफ m इंटू एन। लॉग के अंदर जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो m इंटू एन, उसकी वैल्यू हो जाएगी log m प्लस log n।
बेस चाहे ई हो चाहे बेस 10 हो, सभी जगह बेस आपको सेम रखना है। अच्छा, इसका डेरिवेशन कहाँ से आता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ए की पावर अगर मैं m प्लस एन करूँ तो उससे हमें क्या मिलता है, ए रेस टू पावर m ए रेस टू पावर n। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर में प्लस हो जाता है, उसी से कहीं से इसका डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल फटाक से कर लेते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू है लॉग ऑफ 1000, 10,000 अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैसे तो हमें पता है डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता, 4 है ना। 10 यहाँ पे बेस लिखा नहीं है, मतलब बेस 10 है। 10 की क्या पावर चढ़ाई जाए कि वो 10,000 हो जाए, 10 की पावर चढ़ा दो 4, तो हमें ये मिल जाता है। इसी को मान लो मैं सॉल्व करने के लिए एक देखते हैं करके, लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब देखो ये m और n वाले फॉर्मेट में आ गया, m इंटू एन। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग ऑफ 1000। अच्छा, 10 की क्या पावर चढ़ाई जाएगी वो 10 बन जाए, ये वाला आंसर आना है 1। और 10 की क्या पावर चढ़ाई जाएगी वो 1000 बन जाए, तो वो आंसर आएगा 3। तो इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था। बस देखने का तरीका इस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। इसी तरीके से हमारे पास लॉग में m बाई एन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, डिवाइड है तो माइनस हो जाता है, बस इतनी सी चीज़ है। और एक चीज़, अगर हमारे पास लॉग m की पावर n है तो ये n एज इट इज़ बाहर आ जाता है यहाँ से, और ये हो जाता है n लॉग m। जैसे इसको अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाता है लॉग, मान लो मेरे पास लॉग है p क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ p मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई p, है ना। अब यहाँ पे ये m इंटू एन वाला रूल लगा दो, तो इससे आपको मिल जाएगी वैल्यू लॉग p प्लस लॉग p प्लस लॉग p विच इज इक्वल टू 3 लॉग p। तो ये बस एक देखने का तरीका है। लॉग p क्यूब को आप 3 लॉग p भी लिख सकते हो, यानी ये जो पावर होती है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहती है। ये इसका डेरिवेशन या प्रूफ नहीं है, बस फील लेने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक हमारे पास बेस चेंज अगर हमें करना हो तो यहाँ पर देखो लॉग a बेस है हमारे पास और यहाँ पर c है। अगर मुझे a बेस की लॉग टेबल्स नहीं है तो मुझे बेस चेंज करना पड़ेगा जवाब देखने के लिए। कैसे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं देखो बीच में इस तरीके से एक b घुसा देता हूँ, तो लॉग बेस a पे b है और मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस b पर c है। तो हमने ये वाली पूरी की पूरी टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है ना। इसके बिना लॉग बेस ए सी था, यहाँ पे भी लॉग बेस ए सी था, ये वाली टर्म हमने खाली एक्स्ट्रा डाल दी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर बेस में भी वही टर्म है। तो इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व कर करके देखते हैं। अगर हमें पता करना है ln a, नेचुरल लॉग ऑफ a, बेस e पर a का लॉग पता करना है, लेकिन लॉग टेबल दी है बेस 10 की, तो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको मैं पहले तो लिखूंगा दिस इज लॉग बेस ई ए, करेक्ट। अब यहाँ पर मेरे को लॉग बेस 10 ऐड कर देना है, जैसे हमने ये घुसा दिया था, ज़बरदस्ती लॉग बेस 10 घुसा दो, तो ये लॉग और ई तो ऐसे कैसे रहने वाला है। बेस 10 यहाँ घुसाऊंगा तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस 10 ए। अब ये बेस 10 पे जो टेबल है ये वैल्यू तो हमें टेबल से मिल जाएगी क्योंकि लॉग बेस 10 की टेबल दी हुई है। और ये एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, क्या है, यहाँ पर देखो ई एक फिक्स नंबर है, 10 एक फिक्स नंबर है, तो ये भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, ln 10 log a। और ये ln 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303, और ये बन गया हमारे पास log a। तो ln a से log a का जो कन्वर्जन है ये हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया। इसको भी आप याद रख सकते हो, बहुत जगह ये आपको डायरेक्टली यूज आ जाएगा। इसी तरीके से लॉग्स का और एक एग्जांपल यहाँ पर आइडेंटिटी है, लॉग बेस ए और सी है ना, हमें बेस बी घुसाना है ज़बरदस्ती, तो हम ऊपर वाले को ऊपर रख देंगे, नीचे वाला जो बेस है उसको हम नीचे रख देंगे, और दोनों का लॉग किसी नए बेस पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे हमें लॉग 3 बेस 10 है, इसी को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 बेस पे 10 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 बेस पे 3। दोनों में ही बेस 10 है,
जो ऊपर था, इन दोनों में जो ऊपर थी वो वैल्यू ऊपर वाले में आई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले में आई। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? ये वैल्यू हो जाती है हमारी 1 डिवाइडेड बाय log 3। और यहीं से हमारी एक नई आइडेंटिटी भी जो मैं भूल गया था वो बन जाती है log a बेस पर जब b है इज इक्वल टू 1 अपॉन बेस बदल दो log ऑफ b a। तो इस तरीके से हमारे पास इतनी आइडेंटिटीज हैं बस, और हमें कुछ नहीं करना। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, 2 ही एग्जांपल करेंगे, अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। log 20 इसकी वैल्यू क्या होगी? इन आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है जो अभी हमने देखी। ये कुछ log की फिक्स वैल्यू है जो हमें याद होनी चाहिए। इनके हिसाब से बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। इस log 20 को बोलता हूं मैं, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n? देखो m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10। log 2 की वैल्यू क्या होती है? log 2 मतलब बेस 10 है, यहाँ पे ln नहीं है ये, तो बेस 10 पे हमारे पास वैल्यू है 0.301, 0.301 प्लस log 10, 10 की क्या पाल चढ़ाओगे वो 10 बन जाए, वो तो 1 ही होती है, तो आंसर आता है 1.301। बहुत ही सिंपल था। दूसरा थोड़ा ट्रिकी सवाल, log ऑफ अंडर रूट 18, इसको कौन सॉल्व करेगा? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। देखो इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 18 की पावर 1/2। अब जब ये पावर है चढ़ी हुई किसी की, तो इस रूल के हिसाब से ये पावर आ जाती है बाहर की तरफ, है ना, यहाँ पर, तो हम इस पावर को बाहर ले आएंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ हाफ log ऑफ 18। अब इस 18 की log 18 की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। दिस इज इक्वल टू हाफ log ऑफ 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 विच इज इक्वल टू हाफ log 2 प्लस log ऑफ 9। यहाँ पर हमने mn रूल का यूज़ कर लिया है। अच्छा, इस 9 को भी मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर रहा है, तो यहाँ से फिर वैल्यू आ जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय log 2 प्लस 2। यहाँ से देखो ये 2 वाली चीज़ बाहर आ जाएगी और हमारे पास आएगा 2 log 3। ये हमारे पास अब देखो log 2 और log 3 में आ गया, जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है हाफ log 2 की वैल्यू है 0.301 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.477, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर है 0.6275। बहुत ही आसान था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम प्यार से एपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक टर्म होती है, उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे कि डी, ए से बन गई टर्म ए प्लस डी। अब फिर से डी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर से डी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ऐसे बहुत सारी टर्म्स बन जाती हैं। nth टर्म हो जाती है ए प्लस एन माइनस 1d। अगर ये सारी टर्म्स को हम कॉमा से अलग करके लिखे हुए लाइन में बस लिख दिए तो वो होती है हमारी एक सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीक्वेंस है वो। और अगर उन सब वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँ ना, बीच में ऐड करता हूँ, जैसे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, सभी को ऐड कर रहा हूँ तो वो बन जाती है एक सीरीज़। तो सीक्वेंसेस और सीरीज़ के बीच में यही छोटा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस से याद है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर वैल्यू है डी, यहाँ भी इनके बीच में डिफरेंस है डी, इनके बीच में भी डिफरेंस डी, वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास बस 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। nth टर्म होती है a प्लस एन माइनस 1d, और हमारे पास जो सम ऑफ n, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला है ये। तो इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 8, 14, 20। तो बताओ अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे देख के हमें पता चल गया भाई, हमारी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू है 2, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है कि वो वैल्यू है 6। अब इसके हिसाब से मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पर 26। उसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 32, और उसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 38। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जा सकते हो जहाँ तक आपको जाना है, मर्जी आपकी। फर्स्ट 3 टर्म्स का मैं सम पता करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा S3, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आई थी हमारी फर्स्ट टर्म, वो थी 2, प्लस 3 माइनस 1, और ये जो कॉमन डिफरेंस है वो था हमारे पास 6।
ये वाली वैल्यू आती है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 - 1 होता है 2, 2 × 6 होता है 12 विच इज इक्वल टू 3/2 × 16 विच इज इक्वल टू 24। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 24 होता है। बहुत ही आसान था, यही होता है हमारा एपी। देखते हैं जीपी क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमारे पास वही सीक्वेंस और सीरीज होते हैं। बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं तो सीक्वेंस, सबको ऐड कर दिया प्लस 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 तो वो सीरीज। यहाँ पर ए है, ए के बाद अब पहले हम क्या कुछ डी डी ऐड करते जा रहे थे, इस बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड की जगह मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो हो जाता है ए से आर, AR², AR³ AR4। हम हमेशा आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वो एक आर क्या, जब भी मल्टीप्लाई करते हो कोई चीज़ को तो वो रेशियो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। अगर हम डिवाइड करते तो क्या होता कि AR, A/R², A/R³। उस केस में हमारा कॉमन रेशियो हो जाता है A/R, 1/R। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स होती हैं। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो है ये, है ना, A × R⁻n−1। और फर्स्ट n टर्म का सम अगर करोगे तो वो फॉर्मूला ये है। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप इनफाइनाइट सम्स को भी ऐड करोगे तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, जो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला है। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस केस में ये टर्म्स आगे जाते जाते और बड़ी होती जा रही हैं, तो छोटी चीज़ में बड़ी 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 ऐड करते जाओगे इनफाइनाइटली तो बहुत बड़ी हो जाती है, और बड़ी चीज़ में छोटी 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 ऐड करते जाते हो तो इनफाइनाइट भी ऐड करते जाओ, पर छोटी छोटी चीज़ें ऐड करो तो ज़रूरी नहीं है वो इनफाइनाइट, वो फाइनाइट आ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमारे पास यहाँ पर है। हमारे पास एक ये सीरीज़ है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। फिजिक्स में ऐसे जेई के हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई ट्रिप करता है, उसका टाइम हर बार हाफ हो रहा है तो बताओ टोटल टाइम कितना होगा, ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम क्या देखते हैं, हमारी जो फर्स्ट टर्म है मैं लिख दूंगा a = 1, और मुझे कॉमन रेशियो पता चल रहा है। यहाँ पर देखो इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये है, फिर इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया ये है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है 1/2। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, है ना, इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाता है। हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला = A/1 - R। ए की वैल्यू थी 1, 1/1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 2। इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट कैसे आ गया, उसको विजुलाइज करते हैं। देखो हमारे पास मान लो एक इस तरीके से स्क्वायर था, इसका एरिया है 1। अब इसमें हमें हाफ ऐड करना है, तो इसमें हाफ ऐड कैसे करूँ, इसको हाफ करो और वही ऐड करो, तो यहाँ पर मैंने इसका हाफ ऐसे बना दिया। फिर नेक्स्ट टर्म है उसका भी हाफ, इसका भी हाफ ऐड करो, यहाँ पर ये मैंने इसका हाफ ऐसे ऐड कर दिया। फिर उसका भी हाफ ऐड करो, तो अब इसका हाफ कहाँ होता है, ये ऐड कर दिया। फिर इसका भी हाफ ऐड करो, फिर इसका भी हाफ ऐड करो, इसका हाफ ऐड करो, इसका हाफ ऐड करो, हाफ हाफ इनफाइनाइट तक आप ऐड करते जाओ। ले दे करके आपका जो एरिया होगा ना वो इतना होगा, और अगर ये वाला एरिया इतना सा ही एरिया था 1, तो ये टोटल एरिया हो जाता है 2, जो कि हमारा आंसर भी आया था 2। ये होती है हमारी जीपी। वीडियो देख के मज़ा आया तो लीनियर फंक्शन की तरह अपने लव को लीनियरली बढ़ाइए, क्रैशअप को सपोर्ट करिए ताकि सभी तक हम एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन पहुंचा पाएँ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सब तक पहुंचा पाएँ। उसके लिए आपको करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करो, किसी भी UPI ऐप से डोनेट करो। क्रैशअप@UPI पर भी डोनेट कर सकते हैं, और मिलकर दुनिया बनाते कैसी जहाँ पे सबको अच्छी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में मिल सके। तो सब्सक्राइब करो।